हेलो दोस्तों, तो आज मैं साइलेंस कैन यू हियर इट मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, जो कि हाल ही में ZEE5 पे रिलीज हुआ है। तो ये क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस मूवी है। इस मूवी में दिखाया गया है कि पूजा नाम के लड़के का मिस्टीरियसली खून हो जाता है और मनोज बाजपेयी सर, जो कि ACP अविनाश के किरदार में है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और अंत में हमें पता चलेगा पूजा का कातिल कौन है। तो चले चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं कुछ 4-5 दोस्त ट्रेकिंग करके एक हिल टॉप पे गए थे और वो यहाँ पे कुछ मस्ती मजाक कर रहे थे। तभी उनको एक फोन की रिंग सुनाई देता है। तो वो उस फोन रिंग का पीछा करते करते एक लड़की की लाश देखते हैं। कहानी में हमें बाद में पता चलेगा कि इस लड़के का नाम पूजा है। तो यहाँ पे वो लोग तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं पूजा की फैमिली को। ये है पूजा के पिता जस्टिस चौधरी, जो कि एक जज है, और यहाँ पे एक उनके फैमिली फ्रेंड रब्बी खन्ना उनके फैमिली से मिलने आया था। और यहाँ पे उन लोगों की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि पूजा लास्ट टाइम रब्बी खन्ना के घर में थी। दरअसल रवि खन्ना के बीबी कविता और पूजा बहुत अच्छे दोस्त हैं और पूजा कविता से मिलने के लिए रवि के घर गई थी। और मैं बताना भूल गया, रवि खन्ना की बीबी कविता थी। और रवि यहाँ पे बोलता है कविता की सीढ़ियों से पैर फिसल जाने के कारण वो गिर गई है और वो अभी कोमा में है। और यहाँ पे हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। फ्राइडे नाइट को पूजा रवि के घर आई थी कविता से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे रवि बोलता है कि कविता घर पे नहीं है और देर रात हो चुकी थी, इसीलिए रवि पूजा को बोलता है कि आज यहाँ पे रह लो और कविता अभी पुणे में है, तो कल सुबह पुणे के लिए तुम निकल जाना। तो पूजा उस दिन फ्राइडे नाइट को वहाँ पे रह जाती है। फिर रवि बोलता है कि सैटरडे सुबह वो ऑफिस के लिए निकल गया था, लेकिन वो वापस कुछ 2 घंटे बाद आता है, घर वापस आता है। एक जरूरी पेन ड्राइव उसका घर में छूट गया था, तो वो पेन ड्राइव लेने के लिए वो वापस आता है। लेकिन तब तक पूजा पुणे के लिए निकल गई थी। और रवि जब पेन ड्राइव लेके वापस जा रहा था तब वो कविता को देखती है, जो कि सीढ़ियों से फिसल रही थी। यहाँ पे जस्टिस चौधरी अपने बेटी की कातिल को जल्द से जल्द पकड़ना चाहते थे, इसीलिए वो ACP अविनाश वर्मा को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये केस ले ले। तो यहाँ पे ACP अविनाश को एक सेपरेट टीम दिया जाता है इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये है अमित, ये है राज और ये संजना। तो यहाँ पे ये लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा था कि सर के पीछे चोट आने के कारण उसकी मौत हुई है और पोस्टमार्टम के हिसाब से उसकी मौत सैटरडे 10 से 12 के बीच हुआ है। यहाँ पे अविनाश पूछता है, अपने टीम से पूछता है कि क्या हमें क्राइम सीन में ब्लड के छींटे मिले। तो उस ट्रैकिंग साइट पे कुछ भी ब्लड के छींटे नहीं मिले थे। यहाँ पे अविनाश बोलता है कि अगर किसी को इतने जोर से सर पे मारोगे तो कहीं ना कहीं पे तो ब्लड के छींटे गिरना चाहिए। इसीलिए अविनाश अज्यूम करता है कि कातिल ने पूजा का कत्ल कहीं और पे किया है और बाद में उसके बॉडी को यहाँ फेंक के चला गया। तो पूजा के सर के पीछे जहाँ पे चोट लगा था वहां से फॉरेंसिक की टीम को कुछ कपड़ भी मिला हुआ है। तो ये बात सुन के अविनाश बोलता है कि मैं भी पूजा को मारने के लिए कुछ मेटल का कोई चीज इस्तेमाल किया होगा। फिर अविनाश क्राइम सीन विजिट करता है, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ खास क्लू नहीं मिलता। फिर अविनाश पूजा के घर पूछताछ करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे उनको पता चलता है कि पूजा ने लास्ट टाइम कुछ ज्वेलरी वगैरह पहन के गई थी, लेकिन बॉडी पे कुछ ज्वेलरी नहीं मिला है। यहाँ पे हमें और एक बात भी पता चलता है कि ऋषभ नाम का एक लड़का, जो कि जस्टिस चौधरी का दोस्त का बेटा है, वो भी 5 महीनों से यहाँ पे रह रहा है। यहाँ पे अविनाश ऋषभ से कुछ सवाल पूछता है, क्या पूजा का घर में किसी के साथ झगड़ा हुआ था और उसके फ्रेंड सर्कल में कोई है ऐसा, और सैटरडे जब पूजा का खून हुआ तब तुम कहाँ थे। यहाँ पे ऋषभ बोलता है कि वो उसके दोस्त के घर था, फ्राइडे नाइट को उसके दोस्त के घर था। यहाँ पे हम और एक कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम किया होता है और ये ऋषभ का फियोंसे थी। और उन तीनों की कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि किया जस्ट फ्राइडे को ही कनाडा से इंडिया आई थी। फिर अविनाश जाते हैं
रवि खन्ना के घर। यहाँ पे हम मिलते हैं रवि खन्ना के नौकर दादू से, इसका नाम ही दादू है। यहाँ पे दादू बोलता है कि पूजा ने उसे एक बैग ठीक करने के लिए दिया था और वो बैग ठीक करने के लिए चला गया, बाद में वो पूजा को देखा ही नहीं। मतलब जब वो घर वापस आया तब तक रवि खन्ना घर पे था और रवि खन्ना की बीबी कविता सीढ़ियों से ऊपर से नीचे गिर रही थी। यहाँ पे वो बोलता है कि अगर पूजा तब तक घर में होती तो कविता की आवाज सुन के वो नीचे जरूर आती, मतलब बाहर जरूर आती। यहाँ पे अविनाश सारे टीम मेंबर्स को बोलते हैं कि पूजा का और पूजा के घर वाले और सभी का कॉल रिकॉर्ड्स चेक किया जाए। यहाँ पे सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किया जाता है लेकिन उनको कुछ खास लीड नहीं मिलता। लेकिन रवि खन्ना के लैंडलाइन कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर उनको थोड़ा एक लीड मिलता है। रवि खन्ना के लैंडलाइन पे एक कॉल आया था करीब 10-15 बजे पार्टी ऑफिस से और करीब 10:30 बजे एक पीसीओ से कॉल आया था जो कि सिर्फ 30 सेकंड का था। तो ये बात अविनाश को थोड़ा और लगता है, इसीलिए वो टीम मेंबर को बोलते हैं कि इस पीसीओ का लोकेशन पता करो। फिर नेक्स्ट डे अविनाश रवि से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे कविता एडमिट थी। यहाँ पे डॉक्टर के साथ बात करने में हमें पता चलता है कि कविता जो कि अभी कोमा में है लेकिन वो सबको सुन सकती है और समझ सकती है। फिर अविनाश रवि खन्ना से वही सब रूटीन सवाल पूछता है और यहाँ पे हमें एक नया बात पता चलता है कि जब कविता ऊपर से नीचे गिरी तब रवि ने उसको पीछे से देखा था। सो ये बात थोड़ा याद रखना। फिर यहाँ पे अविनाश को जो दादू ने उस दिन बताया था कि कविता ऊपर से नीचे गिरी, सीढ़ियों से ऊपर से नीचे गिरी लेकिन पूजा बाहर नहीं आई थी। इसका मतलब आइदर ये हो सकता है कि वो पूना के लिए निकल गई हो या फिर वो ऑलरेडी मारी जा चुकी थी, उस टाइम तक मारी जा चुकी थी। तो सारा शक यहाँ पे रवि पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये लोग रवि के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने लगते हैं। सैटरडे जो भी कॉल्स आया है इनकमिंग एंड आउटगोइंग सब कॉल्स चेक करने लगते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि रवि ने उस दिन करीब 10-15 बजे अपने सेक्रेटरी को फोन किया था। उसके बाद उसके 10 मिनट बाद एक सिल्क बार को फोन किया था और उस दिन वो किसी सन्नेश्वर सिंह को 6 बार फोन किया था। तो यहाँ पे एससीपी अविनाश को ये बात समझ नहीं आ रहा था वो 10, 15 या 20 को बार में क्यों कॉल किया था। यहाँ पे अविनाश वो सन्नेश्वर सिंह और वो लाउंज बार, सिल्क लाउंज बार के बारे में सब कुछ पता करने के लिए अपने टीम को बोलता है। फिर अविनाश फिर से रवि खन्ना के घर जाते हैं और दादू से पूछताछ करने पर हमें पता चलता है कि इस घर में और एक नौकर भी है जिसका नाम है भारती। तो यहाँ पे वो अक्सर आती है 2 बजे साफ सफाई करने के लिए। जब से पूजा की मौत हुआ है तब से रवि खन्ना ने भारती को छुट्टी पे भेज दिया है। यहाँ पे संजना जाती है भारती को पकड़ने और अमित और राज ये दोनों जाते हैं वो लाउंज बार में। यहाँ से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वो सन्नेश्वर सिंह का नाम सन्नी है और वो उसी बार का एक बाउंसर है और यहाँ पे वो 2-3 दिनों से काम पे नहीं आया है। फिर वो बारकीप सन्नी को फोन करके ये सारी बात बोल देता है कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही थी। फिर सन्नी अपने भाई श्रीकांत को फोन करता है और उसको बोलता है कि वो जो ज्वेलरी उस दिन लाया था उसको बेचा तो नहीं। यहाँ पे मैं बता दूं कि वो पूजा की ज्वेलरी के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे श्रीकांत उसे बोलता है कि उसने ज्वेलरी नहीं बेचा है और क्या गारंटी है वो लोग पुलिस ही थे, वो लोग इरफान भाई के भी आदमी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये लोग मतलब श्रीकांत और सन्नी ये दोनों इरफान भाई एक गैंगस्टर है जो उसके कुछ पैसे लिए थे, उससे कुछ पैसे लिए थे जो कि अब तक उन दोनों ने नहीं लौटाए हैं। इसीलिए श्रीकांत सन्नी को बोलता है कि वो जल्द से जल्द एक फ्लाइट पकड़े और इधर से बैंकॉक चले जाए, लेकिन वो एयरपोर्ट से पहले एक जगह पे मिलने वाले थे। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं भारती को। अविनाश यहाँ पे उस दिन के बारे में भारती को पूछ रहा था। यहाँ पे भारती बोलती है कि उस दिन वो करीब 3 बजे रवि खन्ना के घर गई। जाते वक्त वो एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी बोरी में कुछ ले जा रहा था। फिर ये सब बात वो फोन करके रवि खन्ना को बोलती है, लेकिन यहाँ पे रवि का कहना था कि उसी ने वो आदमी को भेजा था। और यहाँ पे अविनाश सन्नी की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये वही आदमी था। तो यहाँ पे भारती उसको आइडेंटिफाई कर देती है। फिर अविनाश की टीम सन्नी के फोन को ऑलरेडी टैप कर चुकी थी, तो लोगों को ये पता चल गया था कि सन्नी इधर से भागने वाला है और वो भागने से पहले श्रीकांत से मिलेगा। तो अविनाश यहाँ पे बोलता है कि श्रीकांत और सन्नी जहाँ पे मिलेंगे हम लोग पहले से वहां पे छुप जाएंगे और वहां से सन्नी को पकड़ लेंगे।
लेकिन इसी बीच सन्नी के भाई श्रीकांत को इरफान के लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ पे अविनाश के टीम सन्नी को पकड़ने आई थी, लेकिन पुलिस और इरफान के गैंग के बीच गोलीबारी शुरू हो जाता है। गोली लगने से सन्नी की मौत वहीं पे हो जाता है और अविनाश को भी एक गोली लग जाता है। फिर अविनाश यहाँ पे सोचता है कि कविता ने उस दिन कुछ तो देखा होगा, तो वो हॉस्पिटल जाता है। क्योंकि कविता सुन पा रही थी तो अविनाश उससे कुछ एक दो सवाल पूछना चाहता था। अविनाश यहाँ पे पहला सवाल पूछता है कि क्या रवि खन्ना ने उस दिन पूजा का कत्ल किया है? अगर हाँ तो एक उंगली ऊपर करिए या फिर कुछ इशारा दीजिए ताकि वो समझ पाए। यहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। सो वो दूसरा सवाल करते हैं कि आप जब घर आए तब तक क्या पूजा मारी जा चुकी थी? तो ये सवाल खत्म होते होते रवि खन्ना चिल्ला देता है और सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। एज ए व्यूअर हम लोग यहाँ पे नोटिस कर पाते हैं कि कविता ने एक उंगली ऐसे ऊपर किया था, लेकिन वो कोई भी देख नहीं पाए। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गया था कि रवि खन्ना खूनी नहीं है। इसका मतलब समझे निर्दया? अब इसका क्या मतलब हो सकता है सर? इसका मतलब है कि जिस पे शक नहीं होता वही मुजरिम निकलता है। यहाँ पे अविनाश पूछता है कि उस दिन पूजा के पास जो बैग था उसमें से क्या क्या चीज निकला है, मतलब क्या क्या चीज मिला है। यहाँ पे संजना बोलते है कि 3 पेन ड्राइव और कुछ कपड़े मिले हैं। तो 2 पेन ड्राइव चेक करने पर कुछ फोटोज मिलते हैं और 3rd पेन ड्राइव चेक करने पर सरप्राइजिंगली उनको ऋषभ और पूजा की फोटोज मिलती है। और यहाँ पे उनको और एक बात पता, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और यहाँ पे उनको और एक बात पता चलता है कि उस दिन जो पीसीओ से 30 सेकंड वाला कॉल आया था वो पीसीओ रवि खन्ना के घर के सामने ही है। और वो बिल्डिंग के जो रजिस्टर बुक होता है उसको चेक करने पर अविनाश को और एक चीज भी मिलता है। यहाँ पे वो देखता है कि सुखबीर एक साइन है जो कि उसका हैंडराइटिंग दोनों जगह अलग अलग है। यहाँ पे अविनाश की टीम सब प्रूव करने के लिए उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड को भी ले आते हैं और वो ऋषभ को आइडेंटिफाई कर लेता है। फाइनली हमें पता चलता है कि ऋषभ और पूजा का अफेयर चल रहा था। यहाँ पे ऋषभ इस रिलेशनशिप को लेकर इतना सीरियस नहीं था, जबकि पूजा बहुत सीरियस थी और वो तुरंत शादी करना चाहती थी। इसीलिए उन दोनों के बीच फ्राइडे नाइट को झगड़ा हुआ और फ्राइडे नाइट को ही पूजा कविता के घर चली जाती है। यहाँ पे ऋषभ उसे मनाने के लिए कविता के घर जाता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पे गया था तब तक पूजा मर चुकी थी। सो डर के वो वहाँ से भाग रहा था। लेकिन इसी बीच वो सिक्योरिटी गार्ड उसे रजिस्टर बुक में साइन करने के लिए बोलता है और वो वहाँ पे सुखबीर लिख के चला आता है। अब सारे सबूत ऋषभ के खिलाफ थे, इसीलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अविनाश ऋषभ को पूछता है कि क्या उसने 10:30 बजे करीब 10:30 बजे एक पीसीओ से पूजा को फोन किया था। यहाँ पे ऋषभ मना कर देता है। तो अविनाश को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऋषभ कातिल नहीं हो सकता। यहाँ पे रवि खन्ना भी अपनी सच्चाई बोलता है। सो हमें पता चलता है कि ऋषभ के जस्ट जाने के बाद रवि खन्ना घर पे आता है और वो भी पूजा की डेड बॉडी देख के चौंक जाता है और अपने सेक्रेटरी को फोन करता है कि वो कैसे भी करके इस डेड बॉडी को यहाँ से निकाले, क्योंकि इलेक्शन सर पर है और अगर उसके घर से ऐसे डेड बॉडी एक मरामत हुआ तो कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी के दबाव में आकर उसको अपना सीट छोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए वो सन्नी को कहकर उस दिन वो डेड बॉडी वहां से हटा लिया। और करीब 10:30 बजे जब रवि अपने सेक्रेटरी को ये सब बता रहा था तब कविता वहां पे आ जाती है और पूजा की डेड बॉडी ऐसे देख के वो सदमे में सीढ़ियों से फिसल जाती है। यहाँ पे केस तो सॉल्व हो गया था, लेकिन अविनाश को वो पीसीओ वाली कॉल कहीं ना कहीं खटक रहा था। फिर कुछ देर बाद किया ऋषभ से मिलने आई थी और वो वापस कनाडा जा रही थी, इसीलिए आखिरी बार ऋषभ से मिलने आई थी। उससे पहले अविनाश ने अपने टीम को भेज दिया था वो पीसीओ में उस दिन किसने फोन किया था उसके बारे में पूछने के लिए। यहाँ पे अविनाश एक बात नोटिस करता है कि किया की एक ब्रेसलेट की एक पार्ट मिसिंग है और सडनली उसको याद आता है कि उसने वो ब्रेसलेट का एक पार्ट पूजा के रूम में देखा है। पूजा के रूम में नहीं, मतलब कविता के रूम में देखा है, पूजा का जहाँ पे कत्ल हुआ था।
इसी बीच अविनाश की टीम भी वहाँ पे आ जाती है और वो लोग भी कंफर्म करते हैं कि उसी दिन पीसीओ से किया ने ही फोन किया था। फिर हम एज ए व्यूअर उस दिन क्या हुआ देखते हैं। उस दिन दरअसल किया ने सबसे पहले पीसीओ से फोन किया और पूजा से मिलने गई और ऋषभ के लिए उन दोनों का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि किया को पहले से ही पता चल गया था कि ऋषभ और पूजा के बीच अफेयर चल रहा है और बातों बातों में उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और गुस्से में आकर किया पूजा को मार देती है और वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद ऋषभ आता है और वही सब मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया था वही सब देखते हैं। और हम आज भी और एक बात भी देख पाते हैं कि किया जब बिल्डिंग छोड़ के जा रही थी, मतलब बिल्डिंग के एग्जिट में, उस टाइम वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। फाइनली किया पकड़ी जाती है और यहाँ पे मूवी एंड होता है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाना और इसी टाइप के वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे, चेकआउट कर सकते हो। और इसी तरह के वीडियोस आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।